हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सिमरन मतलानी। आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल हिस्ट्री बाय सिमरन मतलानी को। ये वीडियो है महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए आने वाले क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स जो आप लोग देने वाले हो उन लोगों के लिए है, जिसमें हम करने वाले हैं एक नया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन पेपर किया था, वो था 2022 का। ये वीडियो है 2023 का जो आपका पीवाईक्यू था उसको एनालाइज करने के लिए। अगर आपको 2022 का क्वेश्चन पेपर देखना हो, आपने नहीं देखा हो उसका एनालिसिस, तो आपको मेरे चैनल पे ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इसी प्लेलिस्ट में आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर 2022 का जो था वो भी मिल जाएगा। ये है 2023 का क्वेश्चन पेपर। मैं इसमें आपको क्वेश्चंस विथ आंसर्स आपको मिल जाएंगे और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जाइएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। ज्वाइन कैसे कर सकते हो, नीचे लिंक भी दी गई है, आपके सामने क्यूआर कोड भी है, तो आप स्कैन करिए, यहाँ लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए पीवाईक्यू 2023 का। जैसे मैं कहती हूँ पीवाईक्यू 2023 मतलब ये जो क्वेश्चंस थे आपसे बोर्ड्स ने पूछे थे, एसएससी बोर्ड्स ने पूछे थे 2023 में। यहाँ पे मुझसे गलती हुई है, ये 2023 का है, 22 का नहीं है कि। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने एक पैटर्न समझा दिया था कि जो आपके बोर्ड्स हैं वो आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। आपसे 40 मार्क का क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, जिसमें से आपका हिस्ट्री का 20 और बाकी का पॉलिटिकल साइंस का होता है। कि क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक आपके पीएस के क्वेश्चंस होते हैं। फिर ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन 1 ए और क्वेश्चन 1 बी जो है आपके जो है ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कि जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है या दिए गए ऑप्शंस में से जो गलत है उसको करेक्ट करना है। तो जो आपका पहला है क्वेश्चन 1 ए है, उसमें से आपको ये कहा गया है कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में से आप बताइए कि कौन सा है जो सही है इस ब्लैंक को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे ब्लैंक था, जो मैंने हाईलाइट किया है और अंडरलाइन किया है ना, वो आपका ब्लैंक हुआ करता था। तो मैंने यहाँ पे आपको आंसर्स भी दिए हैं। लूवो म्यूजियम ये है फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस में। और ये क्वेश्चन जो आता है सब जाता है आपके चैप्टर नंबर 9 से। उसका अपना एक कलेक्शन है, जिस कलेक्शन में एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है, जिस पेंटिंग को बनाया था लियोनार्डो डा विंची ने। बहुत ही फेमस पेंटर है लियोनार्डो डा विंची। आपसे पूछा गया था उस पेंटिंग का नाम। लूवो म्यूजियम है इन इट्स कलेक्शन द मच अक्लेम्ड पेंटिंग ऑफ डैश बाय लियोनार्डो डा विंची। पेंटिंग का नाम क्या है? मोनालिसा। आपने वो पेंटिंग कई बार देखी होगी। अब मैं आपको बाकी के ऑप्शंस भी बता देती हूँ। यहाँ पे जो नेपोलियन का नाम लिखा गया है, नेपोलियन वो इंसान थे जिसने लुवो म्यूजियम को बहुत सारी कलेक्शन लाके दी थी। मतलब नेपोलियन ने जब दुनिया भर में कब्जा किया, कॉन्क्वेस्ट किया, जंग लड़ी, तो वो जो जो भी लूट के आते थे ना अपने जीतने के बाद, वो आकर के इस म्यूजियम में देते थे, जिसकी वजह से म्यूजियम की कलेक्शन बहुत बढ़ गई। अगर आपसे पूछा जाए तो नेपोलियन के बारे में आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कि फिर आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। मैं हर एक ऑप्शन पे आपको डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आपको बताऊंगी। थॉमस कुक एस्टेब्लिश्ड अ ट्रैवल एजेंसी सेलिंग डैश। मैंने ब्लैंक लिखा है यहाँ पे और आपको हाईलाइट भी किया है क्या बेच के उन्होंने अपनी ट्रैवल एजेंसी चलाई थी। तो हैंडीक्राफ्ट तो नहीं हो सकता, ट्रैवल एजेंसी है, हैंडीक्राफ्ट नहीं बेच सकते, खिलौने भी नहीं बेच सकते, खाने पीने की चीजें भी नहीं हो सकती। तो क्या है जो उन्होंने बेचा? वो थी टूरिस्ट टिकट्स। आज के डेट में थॉमस कुक बहुत ही बड़ा नाम है ट्रैवल एजेंसी के नाम पे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। अमंग वुमेन ऑथर्स राइटिंग अबाउट वुमेन इन 19th सेंचुरी डैश वॉज द फोरमोस्ट वन। सबसे इंपॉर्टेंट वन, फोरमोस्ट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली कौन सी थी। पूछा क्या है, क्या गया है कि उन महिला लेखिकाओं में से, उन महिला ऑथर्स में से जो औरतों के बारे में लिखती थी। अब औरतों के बारे में कैसे लिखती थी? वो औरतों के नजरिए से हिस्ट्री को लिखा करती थी। 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेकर के, थोड़ा दिक्कत दे रही है, 1800 से लेकर के 1899 तक मतलब 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में औरतों के बारे में लिखने वाली कौन सी ऑथर थी जो सबसे प्रथम थी? वो थी ताराबाई शिंदे। आपने पंडिता रमाबाई, मीराबाई, मीरा कोसाम्बी और शर्मिला रेगे, ये वो नाम है जो बाकी की महिला ऑथर्स है, पर इनमें से फोरमोस्ट कोई नहीं है, पहल करने वाली कोई भी नहीं है। बाकियों ने ताराबाई शिंदे के बाद अपना नाम बनाया था, अपना काम आगे रखा था। तो ये हो गए आपके 3 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस के आपके थे 3 मार्क्स। क्वेश्चन 1 जो है ना टोटल आपका 6 मार्क्स का है,
3 मार्क आपके आते हैं क्वेश्चन ए में और 3 मार्क्स हैं आपके 1B में। 1B क्या कहता है कि यहाँ पर आपको 4 पेड़ दिए गए हैं, 4 पेड़ में से आपको बताना है कि कौन सा जो है गलत है। कि ऐसे आपको 3 क्वेश्चंस हैं, 4 पेड़ के 3 क्वेश्चंस हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको शहर का नाम दिया गया है और यहाँ पे आपको लाइब्रेरी का नाम भी दिया गया है। कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो गलत है। कि तो पहला शहर है कोलकाता, कोलकाता में लाइब्रेरी है नेशनल म्यूजियम, ये बिल्कुल सही है। कि दिल्ली में लाइब्रेरी है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। उसके बाद हैदराबाद में है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। तो 1, 2 और 3 ये करेक्ट है। लेकिन पेयर नंबर 4 पुणे, पुणे के लिए लिखा गया है लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, ये गलत है। लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी जो है मुंबई में है। आप चाहें अगर लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पुणे में क्या है। पुणे में आप लिख सकते हैं महाराष्ट्र का जो स्टेट आर्काइव्स होते हैं कि उसका एक ब्रांच है जिसको कहते हैं पेशवा दफ्तर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मराठा टाइम से पड़े हुए हैं। इसीलिए पुणे में जो महाराष्ट्र स्टेट आर्काइव्स है उसको कहा जाता है पेशवा दफ्तर। या फिर आप लिख सकते हो लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी जो है वो मुंबई में है। आपका ये पहला पेयर था। अब आते हैं आपके दूसरे पेयर पे। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है ये कौन से चैप्टर से है, पर ये है चैप्टर नंबर 9 से। आप अगर नोटिस करोगे ना आपको एक पैटर्न नजर आएगा कि चैप्टर नंबर 9 से ना काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी, ब्लैंक्स में भी, और ये करेक्ट पेयर्स को ढूंढने में भी। सेकंड जो है उसमें कहा गया है, यहाँ पर दिए गए हैं कुछ थिंकर्स के नाम, कुछ फिलोसोफर्स के नाम, और यहाँ पे लिखा गया है देश का नाम, क्या वो उस देश से है या नहीं है। मैं आपको पहला पहला आपको यहाँ पे बोल्ड में ही दिख रहा होगा कि मैंने बोल्ड किया है, मतलब यही गलत पेयर है। सेकंड पेयर जो है माइकल फोकॉल्ट, वो थे फ्रांस के थिंकर थे। लियोपोल्ड वोन रांके ये जर्मनी से थे। हेरोदेटस जो थे वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे। इन सब के नाम आपको मिल जाएंगे आई थिंक चैप्टर नंबर 1 में। तो कार्ल मार्क्स जो है वो इंग्लैंड के नहीं थे, वो रशिया के थे। वो रशियन थिंकर थे जिन्होंने मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी इन्हीं के नाम से आई थी, कार्ल मार्क्स के नाम से। आपको दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, जहां पे आपको एक तरफ दिया गया है टाइप्स ऑफ मैगजीन, किसी तरह की मैगजीन, और वो कितने समय में पब्लिश होती है। तो एक वीकली मैगजीन जो है वो हर 7 दिन में पब्लिश होती है, क्योंकि एक वीक जो होता है 7 डेज का होता है। तो जो मैगजीन वीकली होती है वो हर 7 दिन बाद रिलीज होती है। बाय मंथली, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बाय मंथली के 2 मतलब हो सकते हैं, या तो 2 महीने के बाद एक बार, या पूरे एक महीने में 2 बार, यानी 15 दिन में एक बार। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 15 डेज, तो ये भी सही है। अगर यहाँ पे दिया गया हो 60 डेज तो वो भी गलत नहीं होगा, या 2 मंथ्स दिया गया हो तो वो भी गलत नहीं होगा। बाय मंथली पे ये बहुत डिबेट होती है कि बाय मंथली का मतलब क्या है, महीने में 2 बार या 2 महीने में एक बार। तो दोनों सही है, 15 दिन भी और 2 महीने भी। तीसरा है मंथली, मतलब हर महीने आने वाली मैगजीन, और है क्वार्टरली, हर 2 महीने नहीं, हर 2 महीने। मैंने आपको कहा हर 2 महीने को हम बाय मंथली भी कह सकते हैं। क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने। पूरे साल को, 12 महीने का साल है, उसको आप 4 हिस्सों में तोड़ो, 4 हिस्सों में तोड़ोगे तो हर हिस्से में 3 3 महीने आएंगे, यानी क्वार्टर 3 महीने का होता है। कि 2 महीने का बाय मंथली होता है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर आपको ना चार्ट दिए जाते हैं। यहाँ पे अगेन ये जो है ना क्वेश्चन 2, ये भी ए और बी में बटा हुआ है। तो ये है ए, जिसमें आपको चार्ट या डायग्राम या कोई टाइमलाइन या कोई बॉक्स दिया जाएगा आपको फिल करने के लिए, वो आपको फिल करना है। अगेन यहाँ पे एक आपको ऑप्शन आता है जो पहले क्वेश्चन 1 ए और बी में नहीं था। यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कोई भी दो, कोई भी दो करने हैं, कोई भी दो करने हैं 4 मार्क के लिए, मतलब एक के पीछे 2 मार्क्स हैं। अब आपने ये पहला चार्ट कंप्लीट किया तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, दूसरा कंप्लीट किया तो 2 मार्क मिलेंगे, तीसरा कंप्लीट करने पे कोई कोई मार्क नहीं मिलने वाली। कंप्लीट द चार्ट। क्या चार्ट है, 4 बॉक्सेस दिए गए हैं, बीच पे क्या पूछा गया है, नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है कि यूरोप के कुछ नामचीन स्कॉलर्स जिनको आपको बताना है। तो चैप्टर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था यूरोप में जब हिस्ट्री राइटिंग, हिस्टोरियोग्राफी का कल्चर शुरू हुआ, जैसे जैसे आइडियाज डेवलप होते थे तो वो कैसे होते थे, क्या होता था।
तो 4 नाम मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, वॉल्टेयर, रेने डेस्कार्टिस, माइकल कार्ल मार्क्स और लियोपोल्ड वॉन राके। माइकल फोकॉल्ट भी एक नाम है जो आप लिख सकते हो। उसके अलावा आपको चैप्टर 1 में जाओगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे नाम मिलेंगे, उनके बारे में एक बार फिर से अच्छे से पढ़िएगा, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में एक बार पढ़िएगा, क्योंकि आपके पिछले पेपर में 2022 के पेपर में मैंने देखा कि एक शॉर्ट नोट आया था आप लोगों के लिए वॉल्टेयर पर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वॉल्टेयर के बारे में लिखो, कार्ल मार्क्स के बारे में लिखो, माइकल फोकॉल्ट के बारे में लिखो। तो आप पढ़िए, उनकी आइडियोलॉजी समझिए और समझ के लिख के आइएगा। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, अगेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है, रॉक पेंटिंग साइट्स इन इंडिया। इंडिया में रॉक पेंटिंग की साइट्स का नाम, यहाँ पे आपको बॉक्सेस में 4 नाम लिख के आने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 4 नाम दिए हैं। एक तो बिहार, मध्य प्रदेश है जहाँ पे भीमबेटका है के, उसके बाद बिहार है, उत्तराखंड है, कर्नाटका है, और भी कई सारे स्टेट्स है जहाँ पर रॉक पेंटिंग देखी गई है। तो आप जाकर के चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 23 जरूर खोल के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो मैंने चैप्टर में भी समझाया होगा, आप अगर यूट्यूब पे जाओगे तो आपको मेरे हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से भी आप फिर से पढ़ सकते हो। ओके, आपका तीसरा क्वेश्चन, मान लो आपने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन 2 आपको नहीं समझ में आया तो आप 3 अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 2, 1 या 2, 2 या 3, 1 या 3, जैसे आपकी मर्जी। तो थर्ड में क्या पूछा गया है कि न्यूज़पेपर्स इन प्री इंडिपेंडेंस एरा। प्री का मतलब इंडिपेंडेंस के पहले, पोस्ट का मतलब इंडिपेंडेंस के बाद। यहाँ पे क्या पूछा गया है, न्यूज़पेपर्स। कौन सी न्यूज़पेपर्स थी जो इंडिया की आजादी के पहले इंडिया में छपती थी। सो 3-4 नाम मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। बंगाल गजट इंडिया की पहली न्यूज़पेपर थी, इंग्लिश में। केसरी थी जो मराठी लैंग्वेज में थी। मराठा थी जो इंग्लिश लैंग्वेज में थी। प्रभाकर थी और ज्ञानोदया थी। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, आपको कहाँ मिलेंगे, चैप्टर नंबर 5 में, मास मीडिया इन हिस्ट्री में। फिर आते हैं आपके क्वेश्चन 2B पे। मैंने आपको कहा ए और बी में बटा हुआ है, दोनों के 4 मार्क्स है, दोनों के 4 मार्क्स है। दोनों ही जगह पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको 3 में से कोई 2 लिखने हैं। हर क्वेश्चन के पीछे 2 मार्क है, एक क्वेश्चन के पीछे 2 मार्क है, मतलब अगर आप 2 लिख के आते हो तो आपके 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है डायलैक्टिक्स, चैप्टर नंबर 1 से है। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इत्मीनान से समझाया था इसके बारे में कि डायलैक्टिक्स क्या होता है। कि इसका मतलब होता है कि अगर आपको किसी भी इवेंट को समझना है, किसी भी चीज को समझना है, तो आपको उसके दोनों पहलू समझने होंगे। जैसे कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, वैसे ही हर एक इवेंट के भी 2 साइड्स होते हैं। एक सच होता है, एक झूठ होता है, एक सही होता है और एक गलत होता है। कि आइडिया किसकी थी, हेगल की। डायलेक्टिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज को समझने के लिए ऑपोजिट्स को स्टडी करना, ऑपोजिट आइडियाज को, ऑपोजिट कहानियां सुनना। अकॉर्डिंग टू हेगल, हेगल का आइडिया था, द रियल मीनिंग ऑफ एनी इवेंट कैन बी नोन ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स ऑपोजिट्स। किसी भी घटना के बारे में अगर हमें समझना हो तो उसके ऑपोजिट्स को समझना पड़ेगा। सच और झूठ को समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, और तब समझ में आएगा कि ये इवेंट जो था वो क्यों हुआ, इसमें सही क्या था और गलत क्या था, दोनों समझना पड़ेगा। तब आप सही तरीके से किसी भी घटना को समझ सकते हो। फर्स्ट एन आइडिया कॉल्ड थीसिस इज प्रेजेंटेड। पहले एक पहलू रखा जाता था जिसको हम कहते हैं थीसिस, ये क्वाइन का हेड है। फिर एक ऑपोजिट आइडिया रखा जाता है जिसको कहते हैं एंटी थीसिस। कॉइन को पलट दो, उसका टेल है, उसका एंटीथीसिस है। एक कहता है हाँ, एक कहता है ना, एक कहता है अच्छा हुआ जो हुआ, एक कहता है बहुत बुरा हुआ जो हुआ। एक होती है थीसिस और उसकी एंटीथीसिस। आफ्टर थिंकिंग अबाउट बोथ, दोनों पहलुओं को सोच के समझने के बाद एक नया आइडिया बनता है जिसको कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है जब आप 2 चीजों को मिला देते हो ना, 2 चीजों का मिश्रण हो जाता है ना, उसको हम कहते हैं सिंथेसिस है। 2 चीजों का मिश्रण है ये। आपने सुना होगा एक सिंथेटिक क्लोथ, सिंथेटिक कपड़ा बहुत फेमस होता है। कि तो सिंथेटिक कपड़ा क्या होता है, 2 तरीके के फैब्रिक को मिला के बनाया जाता है। वैसे ही एक नया सिंथेसिस बनता है, एक ऐसा थीसिस जो थीसिस और एंटीथीसिस को मिला के नया आइडिया बनता है और जिसमें दोनों तरफ के पहलुओं को इंक्लूड किया जाता है।
ये है चैप्टर 1 पेज नंबर 5 पे आपको मिल जाएगा इसके बारे में। फिर है आपका सेकंड शॉर्ट नोट पूछा गया है पब्लिक हिस्ट्री के बारे में। लिखो पब्लिक हिस्ट्री क्या होती है। People have lot of misgivings about practicality of the knowledge of history and is usually thought as a field of interest only for historians and students wishing to pursue higher studies in the subject without practical use in life. पब्लिक हिस्ट्री किस बारे में डील करती है, उसका उसका एरिया ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हिस्ट्री का किताबों के बाहर कोई इस्तेमाल ही नहीं है। वो सिर्फ हिस्टोरियंस के लिए, पीएचडी करने वालों के लिए, वो स्टूडेंट्स जो आगे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे उन्हीं के लिए काम का है। बाकी हमारी जिंदगी में क्या है ना, इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल है नहीं। कहीं पे आप प्रैक्टिकली लागू कर नहीं सकते हिस्ट्री को, कहीं पे यूज नहीं कर सकते इसका नॉलेज। पर ऐसा नहीं है, ये एक मिसगिविंग है, एक गलत धारणा है। पब्लिक हिस्ट्री का क्या काम है कि लोगों को इस गलत धारणा से बाहर निकालना और ये बताना कि रोजमर्रा की जिंदगी में हिस्ट्री काम की, मीनिंगफुल कैसे है, कैसे वो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है ना पब्लिक हिस्ट्री के बारे में कोर्सेस ऑफर करती हैं, और इंडिया में सबसे बड़ा नाम जो आता है पब्लिक हिस्ट्री वो है सृष्टि इंस्टीट्यूट बेंगलुरु का, जो इस फील्ड में काम करती है। कि तो आप जाइए पेज नंबर 15 पे, चैप्टर नंबर 3 पे आपको छोटा सा बॉक्स दिख जाएगा पब्लिक हिस्ट्री के बारे में, वो अच्छे से पढ़िए। उसी का मैंने यहाँ पे समरी दिया है आपके शॉर्ट नोट में, तो जाइएगा अच्छे से पढ़िएगा। आपका तीसरा है मराठी थिएटर। अगेन ये है चैप्टर नंबर 6 से, एंटरटेनमेंट हिस्ट्री से। तो मराठी थिएटर क्या है इसके बारे में, है तो बहुत लंबा था आपके पेज नंबर 42-43 पे, 2 पेजेस में। तो उसको मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटा बनाया है आपके छोटे से शॉर्ट नोट के लिए। मराठी थिएटर डेवलप्ड ग्रेटली इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मैंने अभी अभी आपको बताया कौन सा पीरियड होता है। सो विष्णुदास बवे इज नोन एज फादर ऑफ मराठी थिएटर। जब हम मराठी थिएटर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा नाम होता है विष्णुदास बवे जी का, जिन्होंने पहला मराठी प्ले लिखा था सीता स्वयंवर। नाम क्या था? सीता स्वयंवर। इन द बिगनिंग प्लेस वर हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक घटनाओं पर लिखे जाते थे पहले पहले। हमारी मैथोलॉजिकल कहानियां, हमारे राम जी की कहानियां, कृष्ण भगवान की कहानियां, ब्रह्मदेव की कहानियां, इन चीजों पे लिखे जाते थे, और उनमें थोड़ा हास्य विलास, ह्यूमर हुआ करता था। डायलॉग्स जो थे बिना स्क्रिप्ट के, ऑफन बिना स्क्रिप्ट के बोले जाते थे। अब जैसे मैं आपसे बात करने के लिए कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं आई हूँ, जो मुझे लगता है आपको पढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है वो लाइंस मैं आपको बोलती हूँ और वो पढ़ाती हूँ। मेरे पास कोई हाथ में स्क्रिप्ट नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जब शुरू शुरू में प्लेस परफॉर्म किए जाते थे ना स्टेज पे, तो वो स्टेज पर कोई तय की हुई लाइंस नहीं बोलते थे, कोई तय की हुई स्क्रिप्ट से नहीं पढ़ते थे। तो ये जो स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस थी ना, वो किसने इंट्रोड्यूस की? वीजी किरताने ने। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखने की जो प्रैक्टिस थी वो इंट्रोड्यूस की। द पॉपुलैरिटी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक लेड टू द राइज ऑफ म्यूजिकल मराठी थिएटर विथ प्लेस लाइक संगीत शकुंतला बाय अन्ना साहेब किर्लोस्कर। तो ये नाम आप याद रखिएगा। जब इंडिया में शास्त्रीय संगीत की जो पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ने लगी ना, तो मराठी थिएटर में भी क्लासिकल संगीत को, शास्त्रीय संगीत को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे क्या बना? एक थिएटर म्यूजिकल प्ले बनने लगा। म्यूजिकल प्लेस होते हैं, जैसे आपने कई सारी म्यूजिकल मूवीज देखी होंगी, जैसे सिंड्रेला बहुत फेमस है, तो उसमें म्यूजिक का बहुत काम होता है स्टोरी सुनाने में। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे महाराष्ट्र में थिएटर्स में, मराठी थिएटर में संगीत शकुंतला लिखी थी अन्ना साहेब किर्लोस्कर जी ने, जो कि म्यूजिकल प्ले था। बहुत सारे प्लेस ऐसे भी थे जो सोसाइटी के, पॉलिटिक्स के इश्यूज पे बात किया करते थे। पहले किस पे बात करते थे? ऐतिहासिक घटनाओं पे। अरे यार, ये क्यों इसका प्रॉब्लम हो जाता है? मुझे 2 सेकंड दीजिएगा। सो तो पहले जो प्लेस हुआ करते थे ऐतिहासिक घटनाओं पर, हमारे वेद पुराण की कहानियों पर और ह्यूमरस चीजों पर होते थे। लेकिन फिर बाद में सोसाइटी में क्या गलत हो रहा है ये पॉइंट आउट करने के लिए, हमारे पॉलिटिक्स में क्या इश्यूज हो रहे हैं, हमारे ब्रिटिश सरकार जो है, अंग्रेज शासन जो है हमारे देश को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, ये सब चीजें दर्शाने के लिए भी थिएटर्स में प्ले लिखे जाने लगे। तो चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 42-43। फिर आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजंस, एनी टू फॉर 2 मार्क्स।
इसमें ए और बी नहीं है, ये सीधा सीधा आपका क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए। कोई भी दो लिखने हैं कि 1 मार्क, एक एक आंसर लिखने के पीछे आपके 2 मार्क्स हैं। टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम, यस इट इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम, बहुत ही चर्चित है, बहुत ही पॉपुलर तरीका है, एक माध्यम है कि क्यों, क्योंकि ऑडियो विजुअल है, आप उसमें आवाज भी सुन सकते हो, तस्वीर भी देख सकते हो। इट शोज बोथ साउंड्स एंड विजुअल्स विच मेक्स इंफॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंड, मोर इफेक्टिव। अब आप यहाँ पर YouTube पे ये वीडियो खोल के आप अपना स्क्रीन भी देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो और मुझे सुन भी सकते हो। इसकी वजह से आपको जब एग्जाम में अगर यही सेम क्वेश्चन आया तो आपको याद आएगा कि मैडम ने कहा था, मैंने सुना था, मैडम ने कहा था। आपको आवाज याद रहेगी, आपको लिखी हुई चीजें याद रहेंगी, देखी हुई चीजें याद रहेंगी। न्यूज़पेपर में आप सिर्फ पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। रेडियो में आप सुन सकते हो लेकिन देख नहीं सकते। टेलीविजन ऐसी चीज है जो दोनों को मिला देता है। सो पीपल कैन सी इवेंट्स एज दे रियली हैपेंड। हमको आज न्यूज चैनल खोल कर देख लो, कहीं पे कोई घटना होती है तो उसका वीडियो फुटेज हमको देखने मिल जाता है। इसीलिए टीवी बहुत ही पॉपुलर मीडियम है। भरूच कंपोज्ड बाय संत एकनाथ आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र। आपका सेकंड क्वेश्चन है कि भरूच जो कि संत एकनाथ जी ने लिखे जो भरूच, वो महाराष्ट्र में बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल और मॉरल टीचिंग, मॉरल आपकी धारणाएं, आपकी आत्मिक धारणाएं, आपकी आत्मिक शिक्षा जो है ना, वो आपको प्रदान करती है। लिखे हुए भरूच कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। देखो, सिर्फ एक चीज पे बात नहीं करते थे, वो बहुत ही अलग अलग मुद्दों पे बात करते थे। बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से उन्होंने अपने बरूद लिखे थे, बहुत ही हास्य विलास तरीके से, ह्यूमरस तरीके से उन्होंने अपने बरूद लिखे, जिसमें बहुत ही इजी रिदम, राइमिंग हुआ करता था, रिदम हुआ करता था, एक एक कैसे पेस हुआ करती थी जो आप पकड़ सको। आजकल जैसे हमें गाने, कुछ बहुत अच्छी धुन होती है, बहुत अच्छी बोली होती है, तो आज भी हमें जुबान पे आ जाते हैं, लिरिक्स हमको याद पड़ जाते हैं कि, तो बिल्कुल वैसे ही बरूद हुआ करते थे। क्यों पॉपुलर हुए? क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखते थे। तीसरा है फॉरेनर्स प्रिफर टू कम टू इंडिया टू अवेल मेडिकल फैसिलिटीज। हाँ, इंडिया में बहुत बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं इंडिया की मेडिकल फैसिलिटीज का फायदा लेने के लिए, क्योंकि इंडिया में ये कंपेरेटिवली बाहर के देशों से, खास करके वेस्ट के देशों से ज्यादा सस्ती है और अच्छी क्वालिटी की भी है। उसके अलावा इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मैंने ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात आपको समझाई थी। जो धरती है उसको बीच से अगर इक्वेटर काट दो, इक्वेटर के ऊपर एक और लाइन आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इंडिया जो है थोड़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, थोड़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। तो इंडिया में जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वातावरण अच्छा है, यहाँ पे योगा की फैसिलिटी है, यहाँ पे आयुर्वेदा है, बहुत सारी थेरेपीज मिल जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फॉरेनर्स, खास करके जो ठंडे देशों से आते हैं, वो इंडिया आके अपना इलाज करवाना प्रेफर करते हैं। चौथा है आपका क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद इज नोन एज विजिट ऑफ हॉकी। जब भी हॉकी की बात आएगी इंडिया में, मेजर ध्यानचंद जी का नाम हमेशा सबसे आगे होगा, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपर्ट हॉकी प्लेयर थे और उन्होंने इंडिया की हॉकी टीम को बहुत सक्सेस दिलाई थी। उन्होंने इंडिया के लिए 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था और उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे गोल्ड विनिंग टीम्स 1928 और 32 में भी पार्ट लिया था। वो कैप्टन थे 36 में और 32 और 28 में वो टीम का हिस्सा थे। तो ये बात याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। कैप्टन वो सिर्फ 36 के ओलंपिक्स के लिए थे, 28 और 32 के ओलंपिक्स में वो सिर्फ एक प्लेयर थे। अब आपके क्वेश्चन 4 को आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी नहीं कवर किया। क्यों? यहाँ पर आपको पूरी की पूरी पैसेज दी गई है, ये एक ओपन बुक टेस्ट की तरह है। आपको पैसेज दी गई है, आपको अपने पैसेज से ही आपके ये 3 सवाल लिखने हैं, तो ये आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ईजी होगा, 10th में है आप लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का, क्वेश्चन नंबर 5। कोई भी दो लिखने हैं दिए गए 3 क्वेश्चंस में से, और उसमें हर क्वेश्चन के पीछे आपके लिए 3 मार्क है। What is बखर? Explain the different types of बखर in detail. बखर क्या होता है? बखर एक तरीके का डॉक्यूमेंट है मध्यकालीन भारत के हिसाब से, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखने के लिए। अगर आपको मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखना है तो आप बखर
का जो है यूज कर सकते हो, बखर को रेफर कर सकते हो। बहुत सारे उसमें हमारे जो महाराष्ट्र के हीरोज रहे हैं उनके बारे में दी गई है, डिटेल्स दी गई हैं। बहुत सारी जो बैटल्स हुई उनके बारे में लिखा गया है, और जो हमारे महान शासक हुआ करते थे उनकी जिंदगी के बारे में भी बहुत ही डिटेल में बखर में लिखा गया है। तो कहते हैं बखर जो वर्ड है ये आया है अरबिक वर्ड, एक अरबी वर्ड खबर से। ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, ये मैंने आपको, जब मैंने आपको ये पार्ट, ये चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 2 में, तब मैंने आपको बताया था कि बखर जो है अरबी वर्ड खबर से निकला है, जिसका मतलब होता है न्यूज। सो ज्यादा डिटेल में जाके मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। तीन चार जो इंपॉर्टेंट है डिफरेंट टाइप्स के हैं, उसमें है सभासद बखर, कृष्ण जी, अनंत अनंत सभासद। इनका नाम से ही इनके बखर का नाम पड़ा है सभासद बखर। लिखा था इन्होंने छत्रपति राजाराम महाराज की जिंदगी के टाइम पे, लेकिन इन्होंने लिखा था छत्रपति शिवाजी महाराज के रूल के बारे में। उन्होंने किसके बारे में लिखा और किसके राज में लिखा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सभासद बखर, अगर आपसे बखर का क्वेश्चन शॉर्ट नोट में भी आए तो सभासद बखर का एग्जाम्पल लिखने से मत चूकिएगा, आपके 1 मार्क इसी लाइन पे सिक्योर है। भाऊ साहेबांचे बखर, पानीपतांचे बखर, ये जो है बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की जो 3 लड़ाइयां हुई थी, पानीपत की लड़ाई के बारे में ये 2 बखर है। फिर है होलकरांचा कैफियत। कोई होलकरांचा कैफियत जो है, होलकर के जो शासक थे उनका जो मराठा साम्राज्य में उनका कंट्रीब्यूशन था, उनकी देन थी, उसके बारे में डिटेल्स दी गई है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, कंटेंट के बेसिस पे, कोई राजा की जिंदगी के बारे में है, कोई किसी जंग के बारे में है, कोई पूरी की पूरी होलकर परिवार की राजाओं के ऊपर है, तो उसके बेसिस पर अलग अलग क्लासिफिकेशन है। राजा की बायोग्राफी हो सकती है, डायनेस्टी का इतिहास हो सकता है, किसी खास घटना के बारे में डिस्क्राइब किया जा सकता है, किसी रिलीजियस सेक्शन, जैसे रिलीजियस सेक्शन के बारे में बताया जा सकता है, कृष्णा सेक्ट होता है, राम जी का सेक्ट होता था, तो उनके बारे में हो सकता है डिस्क्राइब किया गया हो। कोई ऑटोबायोग्राफी, खुद अपनी बायोग्राफी लिखी हुई हो, कोई ग्रीवेंस हो, किसी का होता है ना शिकायत होती है, तो शिकायत के बेस पे लिखी गई कोई हो सकती है, माइथोलॉजिकल कहानियां हो सकती हैं, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में खाता होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि हमारे स्टेट में इतना टैक्स आ रहा है, इतना टैक्स जा रहा है, हम इतना, दूसरे जो हैं उनसे ट्रिब्यूट हमें इतना मिलता है, तो उसका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा खाता भी हो सकता है एक बखर। तो बखर मोस्टली 17th to 19th सेंचुरी, मतलब 1600 से 1900 के बीच में लिखे गए थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है अगर आपको मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री को दोबारा से लिखना है या दोबारा समझना है तो। चैप्टर नंबर 2 का है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, सजेस्ट एटलीस्ट 6 सॉल्यूशंस, 6 सॉल्यूशंस जिससे हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को प्रिजर्व कर सके, संजो सके। चैप्टर नंबर 9 का है, आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। मैंने आपको यहाँ पे 6 जो है मेंशन करके दिए हैं कि कैसे आप इनको प्रिजर्व कर सकते हो हिस्टोरिकल सोर्सेस को। तो अगर आपको ओरल सोर्सेस जो की होते हैं, जैसे कहानियां हो गई, गाने हो गए, फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स हो गई, तो उनको आपको कलेक्ट करके, लिख के, कंपाइल करके रखना पड़ेगा। रिटन सोर्सेस, पुरानी किताबें, पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, लेटर्स, फोटोज को भी आपको कलेक्ट करके अच्छे से संभालना पड़ेगा। नेसेसरी मैकेनिकल केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिससे आप इन किताबों को, लेटर्स को साफ कर सकते हो और उन्हें होने वाले और डैमेज से बचा सकते हो। फिर फोर्थ है कि आपको सोर्सेस को क्लासिफाई करके रखना चाहिए कि ये कॉइन है, ये फोटोग्राफ्स हैं, ये लेटर्स हैं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर आप उनका इंडेक्स बनाओ, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में इंडेक्स होता है, वैसे आप इंडेक्स तैयार करो और उनको आइडेंटिफाई करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन है आपका फिफ्थ स्टेप है कि आप कुछ चीजों को म्यूजियम पे डिस्प्ले में रख सकते हो, कुछ को पीछे आर्काइव्स में रख सकते हो, और कुछ को एग्जीबिशन पे लगा सकते हो। फिर रिसर्च वर्क ऑन दिस सोर्सेज शुड बी पब्लिश इन फॉर्म ऑफ बुक्स। आप इन चीजों के बारे में पब्लिश करो, किताबें, रिपोर्ट लिखो, आर्टिकल लिखो और पब्लिश करो। ये भी एक तरीका है जिससे आप एक ऐतिहासिक सोर्स को प्रिजर्व कर सकते हो, संजो सकते हो, उसके बारे में लिख के, उसके बारे में पब्लिश करके, छाप के। चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 62 पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तीसरा है व्हाट आर द प्रोफेशनल फील्ड्स एसोसिएटेड विथ हिस्ट्री।
ये आपके पीवाई के क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा होगा। पेपर अगर आपके एनालिसिस देखा होगा, आपने प्रैक्टिस किया होगा तो पता होगा ये रिपीट क्वेश्चन है और आंसर भी रिपीट किया गया है कि क्या जॉब्स हैं जो आपको मिल सकती हैं। वो है हिस्ट्री के तौर पे आप टूर गाइड बन सकते हो क्योंकि आपको ऐतिहासिक जगह के बारे में जानकारी है। हेरिटेज वॉक लीड कर सकते हो, म्यूजियम में काम कर सकते हो, फिर उसके अलावा राइटिंग इंफॉर्मेशन का काम कर सकते हो, इंफॉर्मेशन लिखने का, टूर को प्लान करने का, ब्रोशर्स लिखने का या बुक्स लिखने का। फिर आप ट्रैवल कंपनीज में, होटल्स में हेरिटेज प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकते हो। ये सब आपको काम मिल जाएंगे अगर आपको इतिहास का नॉलेज है और आप टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो। फोर्थ क्वेश्चन है विच टास्क आर इंपॉर्टेंट इन आर्काइव्स मैनेजमेंट। आर्काइव मैनेजमेंट में कौन से काम जो है सबसे जरूरी होते हैं। सबसे जरूरी है प्रिजर्विंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन देयर ओरिजिनल कंडीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागजात होते हैं, उन्हें उनकी जैसी उनकी ओरिजिनल स्थिति है, ओरिजिनल कंडीशन है, वैसा उनको प्रिजर्व करना, कम से कम डैमेज के साथ। प्रिपेयरिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स और इंडेक्स तैयार करना, जैसे हमने ऊपर देखा कि रिकॉर्ड बनाओ, इंडेक्स तैयार करो डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद एक एक्यूरेट सिस्टम बनाओ, एक जिससे आप उस किताब को इजीली रिट्राइव कर सको, उस डॉक्यूमेंट को। अब जैसे आपके इंडेक्स पे लिखा होता है कि चैप्टर नंबर 9 इस पेज से शुरू होगा, तो आप तुरंत उस पेज पे जा सकते हो कि और तुरंत उस चैप्टर को जो है एक्सेस कर सकते हो कि। तो इंडेक्स होना चाहिए, एक एक्यूरेट सिस्टम होना चाहिए जिससे आप इजीली काम कर सको। Since archival documents are considered highly reliable, they must be handled carefully. क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिलायबल है, इसलिए उनको प्यार से हैंडल विथ केयर करना पड़ता है। इंक्रीजिंग यूज ऑफ सिस्टम्स के कंप्यूटर्स के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्काइव मैनेजमेंट का। आप कंप्यूटर्स का और एआई का बहुत इस्तेमाल कर सकते हो आर्काइव मैनेजमेंट में। तो ये था हमारा अब तक हिस्ट्री का पार्ट। हिस्ट्री का पार्ट क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 6 से शुरू होता है हमारा पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2023 के पेपर का। तो पहला क्वेश्चन जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, वो अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, सही आपको चुनना है। पहला क्वेश्चन क्या है, Which of the following laws created a favorable environment for women to secure freedom and self development? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा ऐसा एक्ट है जिससे औरतों के लिए एक बहुत ही फेवरेबल माहौल बन गया ताकि उनकी आजादी सेफ हो और वो अपनी तरक्की के लिए काम कर सके। पहला है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। नहीं, ये तो आपको अगर किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास जा सकते हो, आपके जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहां पे आप डिमांड कर सकते हो मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए इस चीज के बारे में, मेरे घर के सामने का रोड नहीं बना है, मुझे बताइए कि किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कब बनेगा, कब तक काम होगा, कितना पैसा खर्च हुआ है, तो आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। फूड सिक्योरिटी एक्ट। नहीं, फूड सिक्योरिटी तो मतलब खाने पीने की सिक्योरिटी की बात हो रही है यहाँ पे। राइट टू एजुकेशन, औरतों के लिए एजुकेशन का अधिकार तो है, पर क्या ये पूरी फ्रीडम सिक्योर करता है? नहीं। प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट, ये वो एक्ट है जो औरतों के लिए एक सेफ फ्रीडम सिक्योर करता है। डॉरी से आपको क्या, आपको दहेज लेना और देना दोनों को ना है, तो आपको उससे एक प्रोटेक्शन मिलती है, कोई आपसे डॉरी के नाम पे आपको हैरास नहीं कर सकता। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है इन डैश इन 1986 डैश केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्योंकि मैंने यहाँ पे डैश छोड़ा नहीं है, आंसर लिख दिया है, तो मुझे खुद को भी ध्यान नहीं आता कि मैंने डैश कहाँ पर है। इन 1986 कॉमा डैश केम इनटू एग्जिस्टेंस, क्या एग्जिस्टेंस में आया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर कौन है? आप और हम दुकान पे जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, हम एक कंज्यूमर हैं, ग्राहक है, तो ग्राहक की भी रक्षा करनी पड़ती है। किन चीजों से? वेट में चोरी होती है, आप 3 किलो आटा लेने गए हो, बंदे ने आपको 2.8 किलो दे दिया, 200 ग्राम ठग दिया आपको, तो कंज्यूमर के तौर पे आपका अधिकार क्या है? उल्लंघन है। आप 3 किलो का पे करके आए हो लेकिन सिर्फ 2800 ग्राम लेकर के आए हो आटा। सो कंज्यूमर के लिए बना था 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और इसी एक्ट की वजह से शुरुआत हुई थी कंज्यूमर मूवमेंट की। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन एनी टू है, बताना है सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स, और ये भी बताना है कि उसकी वजह क्या है।
ओके, मैंने आंसर यहाँ पे चला गया। ओके, ट्रू है। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को एक जीता जागता कागज माना गया है। ये बात बिल्कुल सच है। क्यों माना गया है? क्योंकि वो अमेंड किया जा सकता है, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं बदलते हालात के साथ। इंसान बदलता है, हम अभी भी पत्थर से आग नहीं जलाते। हमारे हालात बदल गए हैं तो हम लाइटर का इस्तेमाल करते हैं। हम अभी भी वो पहाड़ चढ़ के स्कूल नहीं जाते या पहाड़ चढ़ के ट्यूशन नहीं जाते। आप यहाँ पे बैठ के अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे बैठ के अपने यूट्यूब से पढ़ सकते हो। तो जैसे आपके हालात बदल गए, जैसे इंसान के हालात बदल गए, वैसे ही आप भी बदल गए, आपने भी तरक्की की। वैसे ही हमारा संविधान है, हालात बदल गए, उसको बदल दो, अमेंड कर दो टाइम के साथ। किसके पास ताकत होती है? पार्लियामेंट के पास ताकत होती है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकती? बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है? इंडिया रिपब्लिक है। इंडिया में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो जो हाईएस्ट अथॉरिटी को इलेक्ट किया जाता है ना, तब कहते हैं रिपब्लिक। इंडिया में डेमोक्रेसी है। आप डेमोक्रेसी की वजह से, लोक सत्ता है तो आप लोगों को जाकर के, आप अपने कैंडिडेट को जाके वोट कर सकते हो, अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि चूज कर सकते हो डेमोक्रेसी में। इंडिया सेक्युलर है, यहाँ पे हर धर्म के लिए ओपन है। आप जो भी धर्म प्रैक्टिस करो, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला। प्रैक्टिकली इसमें से कितनी चीजें होती हैं ये अलग डिस्कशन है, पर बेसिक स्ट्रक्चर में सेक्युलरिज्म नहीं बदल सकते, रिपब्लिक डेमोक्रेसी आप नहीं चेंज कर सकते। लोक सत्ता को हटाकर तानाशाही नहीं ला सकते, रिपब्लिक को हटाकर मोनार्की नहीं ला सकते, सेक्युलरिज्म को बदल कर आप ये नहीं कह सकते कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म के देश हैं। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदल दो, पर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, बुनियाद नहीं बदल सकते। जैसे आप घर की बुनियाद निकाल के नहीं बदल सकते हो, बस अपनी दीवारों पे कलर कर सकते हो या दीवारों पे नई तस्वीरें लगा सकते हो, पर बुनियाद घर की नहीं बदल सकते। दूसरा है अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। कुछ खास हालातों में इलेक्शन कमीशन दोबारा इलेक्शन रख सकता है किसी पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरी बार के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने समझाया था आपको क्या होती है, तो इसका जवाब है हाँ। इलेक्शन कमीशन चाहे तो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरी बार इलेक्शन रख सकती है। वो क्या खास हालात होते हैं? जब हमें पता चलता है कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, यहाँ पे इलेक्शन में फ्रॉड किया गया, यहाँ पे इलेक्शन में घपला हुआ है, तो वहां पर अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि हाँ, यहाँ पे इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं थी, जायज नहीं थी, यहाँ पर इलेक्शन में गलतियां हुई हैं, तो फेयर इलेक्शन के लिए हम दोबारा से इलेक्शन रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि मूवमेंट्स को एक स्ट्रॉन्ग नेता की, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत नहीं होती। डू नॉट। अच्छे से पढ़िएगा प्लीज। प्लीज पेपर आपके सामने आए तो अच्छे से पढ़िएगा कि अच्छी लीडरशिप की जरूरत नहीं होती, अच्छे नेता की जरूरत नहीं होती मूवमेंट को। बिल्कुल गलत। अगर आपके पास नेता नहीं होगा तो आपको रास्ता नहीं दिखा सकता कोई। आपको कोई चाहिए, अगर आप किसी मूवमेंट का पार्ट हो तो आपको एक लीडर चाहिए जो आपको बताए कि हमारे मूवमेंट का जो है मकसद क्या है, हमारे तरीके क्या होंगे, क्या हम वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे, क्या हम नॉन वायलेंट हैं। जैसे हमारे अच्छे लीडर थे महात्मा गांधी जी, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? देश को आजादी दिलाना। उनका तरीका क्या था? नॉन वायलेंस। उनका प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन क्या था? सत्याग्रह करना। और उन्होंने मूवमेंट को एक्टिव रखा, लोगों को अपने साथ जोड़े रखा, अपनी तरफ खींचे रखा। फिर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8A। 8A याद रखिएगा, यहाँ पे आपको कोई एक लिखना है, सिर्फ कोई एक, 2 मार्क के लिए। टोटल जो क्वेश्चन 8 है वो 4 मार्क का है, तो ए में जो है 2 मार्क्स हैं। 2 मार्क्स भी किसके पीछे हैं? आपके क्वेश्चन नंबर 8A में, एक ही आंसर के पीछे। हो गया। तो पहला जो है वो है नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टीज क्या होती है इसका मतलब बताना है। नेशनल पार्टी पे शॉर्ट नोट लिखना है कि नेशनल पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो नेशनल स्तर पर, देश के स्तर पर काम करती हैं और जिनका प्रभाव बहुत सारे स्टेट्स पे होता है। तो वो इलेक्शन कंडक्ट करती हैं लोकसभा के लिए भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी।
हमारे देश में 2 लेवल्स पे 3 लेवल्स पे काम होता है। एक दिल्ली में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, फिर हमारे हर एक स्टेट में हमारी स्टेट गवर्नमेंट चलती है, और उसके नीचे हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलती है, हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल काउंसिल, ये सब आता है इस लेवल पे। लोकसभा राज्यसभा आता है हमारे सेंट्रल लेवल पे, और हमारे स्टेट लेवल पे आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो एक नेशनल पार्टी है जो पूरे देश में चलती है, वो तीनों स्तर पर इलेक्शन लड़ सकती है। वो चाहे तो स्टेट असेंबली के लिए भी खड़ी हो, वो चाहे तो इंडिया की लोकसभा इलेक्शन के लिए भी खड़ी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है पार्टीज को एज अ नेशनल पार्टी, अगर वो कुछ तय शर्तों को पूरा करती है तो। अगर कोई पार्टी तय शर्तों को पूरा नहीं करती तो वो नेशनल पार्टी नहीं होती है। कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में स्टेब्लिश हुई थी, वो एक नेशनल पार्टी है। फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कि आज हमारी रूलिंग पार्टी है, वो 1980 में स्टैब्लिश हुई थी। और उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके नेशनल पार्टीज के। ये वो पार्टीज हैं जो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकती हैं। अगर हम स्टेट पार्टीज की, रीजनल पार्टीज की बात करें, तो रीजनल पार्टीज वो होती हैं जो 1 से लेकर 3 स्टेट्स तक फेमस होती है, 3 स्टेट्स में उनका इन्फ्लुएंस होता है। अगर 4 या 4 से ज्यादा में इन्फ्लुएंस चलता है तो वो नेशनल पार्टी हो जाती है। लेकिन अगर 1 या 2 या 3 स्टेट्स में किसी पार्टी का इन्फ्लुएंस है, किसी पार्टी का प्रभाव है, तो वो एक रीजनल पार्टी कहलाएगी। और वो अपने स्टेट की इलेक्शन के लिए खड़ी हो सकती है, और अपनी लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए जो म्युनिसिपल इलेक्शन होती है उसके लिए खड़ी हो सकती है। उसमें जैसे हमारे महाराष्ट्र में आती है शिवसेना, आ जाती है एमएनएस आती है। तो करप्शन, सेकंड शॉर्ट नोट आपको लिखना है करप्शन पे। ओहो, ठहर जा, थोड़ी देर के लिए ठहर जा बैटरी मेरी। करप्शन इन इंडिया, करप्शन इज फाउंड ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्तर पर करप्शन चलता है। पब्लिक में, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, पॉलिटिक्स में भी। उसकी वजह से जो हमारे काम करने की एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो कम हो जाती है। डिले इन गवर्नमेंट वर्क, सरकारी काम रुकता रुकता चलता है। पुअर पब्लिक सर्विसेज, न रास्ते बनते हैं, न पानी आता है, न कुछ, न क्या, कुछ नहीं। पब्लिक सर्विसेज के नाम पे क्या है, कुछ भी नहीं है, पुअर है। क्यों? करप्शन की वजह से। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, पैसे के घपले बहुत होते हैं। क्रिएट्स डिससेटिस्फेक्शन, पैसे के घपले बहुत होते हैं। क्या कहते हो, इनकम डिस्पैरिटी बहुत बड़ी है, कोई बहुत कमाता है, कोई कुछ नहीं कमाता है। एज अ रिजल्ट पीपल स्टार्ट लूजिंग ट्रस्ट इन गवर्नमेंट सिस्टम, सरकार से भरोसा उठ जाता है जब करप्शन होता है। करप्शन जब इलेक्शन में होता है, जैसे बोगस वोटिंग, एक ही इंसान बहुत वोट्स दिए जा रहे हैं, वोटर्स को ब्राइब करके अपनी पार्टी को वोट दिलाना, वोटर्स को किडनैप करके उनसे वोट दिलवाना, इन सब से डेमोक्रेसी कमजोर हो जाती है। ये भी एक तरीके के ना करप्शन होते हैं, कि वोटिंग में होने वाले करप्शन भी करप्शन होते हैं। इन सब से लोगों का जो भरोसा लोकतंत्र पे है, चुनाव पे है, वो कम हो जाता है। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन था आपके पीएस का। सो डू एज डायरेक्टेड, ये है आपका क्वेश्चन 8 का बी, डू एज डायरेक्टेड। कोई एक करना है, एक के पीछे आपके 2 मार्क है। बॉक्सेस दिए गए हैं, फिल करने हैं। इंपॉर्टेंट मोमेंट्स इन इंडिया, इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स
अच्छा चलो, अभी तक ये चल रहा है कि अचानक से इसकी बैटरी बंद हो गई थी यहाँ इस पॉइंट पे। मुझे देखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग करने के बाद बंद करके पता चलेगा कि इतनी देर ऐसे ही चल रहा था मेरा लैपटॉप के क्या, पर हो गया थैंकफुली, चालू है, चार्जिंग पे भी लग गया ये। इंपॉर्टेंट मोमेंट्स इन इंडिया बता रही थी मैं आपको। इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स कौन से थे, जैसे कि मैंने आपको बताया 1986 में जब कंज्यूमर एक्ट आया तो कंज्यूमर मूवमेंट शुरू हुआ। उसके अलावा महिलाओं के अधिकार के लिए वुमेन्स मूवमेंट चला था, ट्राइबल मूवमेंट चला था ट्राइबल्स के लिए, ट्राइब्स के लिए, और फार्मर्स मूवमेंट, जो फार्मर्स होते हैं हमारे शेतकरी होते हैं, कि हमारे जो खेती करते हैं उनके अधिकारों के लिए, कि उनको जो उनकी उपज है उनका सही दाम मिले, उनकी उपज पे जो नुकसान होता है उस पर काम मिले। और उसके अलावा उनको जो इंटरेस्ट पे लोन मिलता है वो इंटरेस्ट काफ़ी कम मिले, ताकि वो अपना इंटरेस्ट आराम से चुका सके। इजी कहते हैं ना, इजी ईएमआई के ऑप्शंस होते हैं जैसे हमारे लिए, वैसे ही काम चल रहा था, क्योंकि हम फार्मर्स को भी वैसी ही चीजें प्रोवाइड करें, इजी क्रेडिट प्रोवाइड करें। तो आपका सेकंड है कॉन्सेप्ट चार्ट के लिए रीजनल पार्टीज इन इंडिया। इंडिया की रीजनल पार्टीज मैंने आपको बताया अभी अभी। महाराष्ट्र के लिए मैंने आपको बताया शिवसेना है, एमएनएस है। उसके अलावा और कौन से ऑप्शन है, शिरोमणि अकाली दल जो कि पंजाब की रीजनल है। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जेएनके जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी है। और आसाम गण परिषद आसाम की रीजनल पार्टी है। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। फाइनली आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इन ब्रीफ। मेरी बैटरी से इतना भी नहीं रहा गया कि यहाँ तक रुक जाए। तो कोई भी एक आपको लिखना है दो में से, और उसके पीछे आपके 2 मार्क्स है, मतलब एक आंसर के लिए 2 मार्क्स। वॉट इज मेंट बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस? सामाजिक न्याय से हमारा क्या मतलब है? सामाजिक न्याय से मतलब है कि एक ऐसी सोसाइटी जो कि न्याय पर बेस्ड हो, बराबरी पर बेस्ड हो, और जिसको हमारे इंडिया का संविधान गाइड करता हो, ऐसा समाज बनाना। इट एम्स टू रिमूव सोशल कंडीशंस दैट कॉसेस इनजस्टिस एंड एंश्योर इक्वल इक्वल डिग्निटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। हर स्तर के इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी जेंडर का हो, कहीं पे भी उसका जन्म हुआ हो, कहीं कितनी भी उसके पास पैसा जायदाद हो, कोई भी कास्ट का हो, हर किसी के पास बराबरी के मौके, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी होनी चाहिए। और ऐसी कंडीशंस, ऐसे हालात जो कि इनकी ये न्याय और बराबरी छीन लेते हैं, ऐसे हालातों को हमें निकाल देना है, रिमूव कर देना है। So it also provides equal opportunity for development to every individual. हर इंसान के पास, हर इंडिविजुअल के पास बराबर का मौका होना चाहिए, ताकि वो अपने आप की तरक्की के लिए काम कर सके। टू अचीव सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का या सिर्फ कोर्ट का काम है, ये हर लेवल पे करना पड़ेगा आपको खुद। आप एक क्लास में अगर बैठते हो, अगर आप भी अभी तक ये प्रैक्टिस करते हो कि मैं इस जाति के बंदे से बात नहीं करूंगा, मैं अपने ऑपोजिट जेंडर के इंसान से बात नहीं करूंगा, मैं उस इंसान से अपना रिश्ता नहीं रखूंगा क्योंकि वो उस रेस का है, वो दूसरी भाषा बोलता है, के तो यहाँ पर हम, अगर हम खुद काम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट जितना चाहे कर ले, हम खुद अगर जब तक नहीं चाहेंगे तब तक सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय स्टैब्लिश नहीं हो सकता। एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, एक ऐसा लोकतंत्र जहां पर हर सेक्शन के इंसान को बराबर का अधिकार हो लोकतंत्र में हिस्सा लेने का। क्योंकि होता क्या था ना पहले, कि औरतों को वोटिंग राइट्स पहले तो होते नहीं थे, तो सिर्फ आदमी वोट करते थे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने एक ऐसी सरकार चुन ली या एक ऐसा प्रतिनिधि चुन लिया जो सबका प्रतिनिधित्व करता हो, सबको रिप्रेजेंट करता हो। नहीं, सिर्फ आदमियों ने चुना है तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ आदमियों को ही रिप्रेजेंट करता है। फिर जब शुरू हुआ औरतों को भी बराबर राइट्स देना डेमोक्रेसी में, तो होने क्या लगा कि उनका वोट जो था ना आधा काउंट किया जाता था। मतलब अगर एक आदमी वोट करता था तो उसका एक वोट होता था, लेकिन जब दो औरतें वोट करेंगी तब जाके वो एक वोट माना जाएगा। तो अ, इसीलिए ये बात पे बहुत फोकस किया जाता है कि सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में, बराबरी और न्याय होनी चाहिए, ताकि हम एक ट्रू डेमोक्रेसी, एक सच्ची लोकतंत्र की तरफ बढ़ सके। अगर इंडिया में भी अभी भी ऐसा होता कि सिर्फ आदमियों को वोट करने का अधिकार है, या सिर्फ अपर कास्ट ब्राह्मण्स को वोट करने का अधिकार है, तो वो एक सच्ची असली डेमोक्रेसी, लोकतंत्र नहीं होता। वो एक पार्शियल डेमोक्रेसी कह सकते हैं होता, या एक तरीके की उसको भी आप एक डिक्टेटरशिप ही मान लो। तो व्हाट आर द चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन?
इलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्शन का फ्री और फेयर होना, लेकिन इसमें कुछ बाधाएं होती हैं, कुछ चैलेंजेस होती हैं, खास करके जब इंडिया जैसे बहुत बड़े देश की बात करें जहां पे बहुत बड़ी वोटर्स की संख्या है, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सबसे मेजर चैलेंज होता है पैसे का गलत इस्तेमाल, जिससे मैंने आपको बताया ना कि वोटर्स को खरीदा जाता है, वोटर्स को किडनैप किया जाता है, पैसे का सबसे गलत इस्तेमाल। और जहां पर हमारी इलेक्शन कमीशन कोशिश करती है बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स को अप्लाई करके हम पैसे का इस्तेमाल कंट्रोल कर सकें। दूसरा मुद्दा, ये पहला मुद्दा था पैसे का गलत इस्तेमाल। दूसरा मुद्दा है ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दे देना जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, किसी ना किसी एफआईआर में नाम है उनका, किसी ना किसी गुनाह में उनको उनका ट्रायल चल रहा है, या ट्रायल हो जाने के बाद साबित हुआ है कि वो क्रिमिनल हैं, और उनको भी टिकट दिया जा रहा है हमारा प्रतिनिधि बनने के लिए। तो क्या ऐसा इंसान प्रतिनिधि हो सकता है आप लोगों का? इससे क्या होता है? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जब क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में खड़े होते हैं तो उसको कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इससे फ्री एंड फेयर तो नहीं होने वाला। अभी कोई क्रिमिनल तो ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास ताकत है, मैं वोटर्स को किडनैप नहीं करूंगा। मैं क्रिमिनल हूं, मेरे पास गुंडे हैं, तो मैं किडनैप करके भी वोट करवाऊंगी ना। आप लोग भी सोचिए, एक क्रिमिनल तो ऐसा ही करेगा। तो क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स में होना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। वॉयलेंस, हिंसा। तीसरा है हिंसा। वॉयलेंस बहुत ही होता है। एक कह सकते हो कि एक पार्टी के जो कहते हैं कि कार्यकर्ता है, वो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता से वोटिंग बूथ के बाहर लड़ने लगते हैं, दंगे हो जाते हैं, वोटिंग बूथ बंद करना पड़ता है। ऐसा बहुत बार होता है कि अपने रिलेटिव्स को फेवर करना पॉलिटिक्स में। फैमिली की मोनोपोली चलती है, एक ही परिवार, पूरी पार्टी में एक ही परिवार के मेंबर्स हैं जो भरे हुए हैं के उसके बाद अपने ही रिलेटिव्स को फेवर करते हैं, अपने रिश्तेदारों को टिकट देते हैं के। और इससे क्या होता है? पब्लिक ट्रस्ट कम होता है। यार हमारे बीच से हमारा प्रतिनिधि चुनो ना, आपके परिवार से हमें क्या लेना देना। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट कोऑपरेट विद इलेक्शन कमीशन। एक सबसे अच्छा चैलेंज ये भी होता है कि इलेक्शन कमीशन तो कह देती है पर इलेक्शन कमीशन की बात मानता कोई नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है, रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए, ताकि इंडिया में इलेक्शंस, चुनाव जो है फ्री एंड फेयर होते रहे। तो ये था चैप्टर नंबर 3 से, और ये था पूरा